हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने साउंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन आप समझ सकते हैं या आप कर सकते हैं रिकॉल कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। दैट इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, क्रक्स जो भी हमारे पास इस चैप्टर का। सो व्हाट यू हैव लर्न, फर्स्ट इज द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सही बात है भैया, ध्वनि कब उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, यानी कि कंपन होना जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है। कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है, राइट? तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कि अगर हम मनुष्य में बात करें, ह्यूमंस में बात करें, है ना, तो भाई मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है? हमारी वोकल कॉर्ड, हमारे गले में लार्निक्स होती हैं, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, और वहां से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड दैट ये साउंड क्या होती है? बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में बाहर आती है, एंड देन पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं जो भी आसपास मीडियम होगा, एंड एक जगह से दूसरी जगह डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होती है? एनर्जी का ट्रांसमिट होके आप लोगों तक ये साउंड पहुंच पाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो साउंड को क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी कि माध्यम जरूरी आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि जो है कभी भी चल नहीं सकती, यानी कि साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। तीन तरीके के ही मीडियम आपको जनरली देखने को मिलेंगे, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जो भी हमारे आसपास है वो तीन ही चीजों से मिलकर बना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, और हमारे पास तीसरी चीज होती है गैस। तो इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इट कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? तो वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, या मैं कहूं एक ऐसी जगह जहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। ना वहां हवा है, ना वहां पानी है, ना वहां पे कोई सॉलिड पार्टिकल है, कुछ नहीं है वहां, डस्ट भी नहीं है, धूल मिट्टी कण कुछ नहीं है। यानी कि वैक्यूम का मतलब जहां कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वहां ऑक्सीजन भी नहीं है, हम सांस भी नहीं ले सकते, ऐसा समझो कुछ नहीं है। इस कमरे से सारी गैस निकाल लो, इस कमरे से जितने भी ठोस पदार्थ है सब निकाल लो, इस कमरे में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्बर है, या फिर मैं कहूं वातावरण में वाष्प है, तो सब खत्म, वहां कुछ है ही नहीं। ऐसी चीज को हम वैक्यूम कहते हैं। द eardrum सेंस द वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड, हमारे कान में एयर ड्रम होता है जिसको हम कानों का पर्दा कहते हैं। तो ये वाइब्रेट करता है, जैसे इस पे साउंड पड़ता है ये क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेशन, ये कंपन करने लग जाएगा। एंड देन ये हमारे सिग्नल्स को कहाँ भेजेगा? ब्रेन पे भेजता है, यानी कि जो भी ध्वनि मैंने सुनी, एयर ड्रम उसको वाइब्रेट करेगा, एंड उस वाइब्रेशन को कहाँ भेजेगा? हमारे दिमाग में, ब्रेन में भेजेगा। और ब्रेन क्या करेगा? इस चीज को रीड करेगा, और इस प्रोसेस को हियरिंग कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? सुनने की क्षमता हम इसको कहते हैं, ठीक है। The number of oscillation or vibration per second is called frequency of oscillation. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि कितनी बार कंपन हो रहा है, कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है एक सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कितनी बार वाइब्रेशन कोई बॉडी कर रही है, कितनी बार कंपन कोई बॉडी कर रही है एक सेकंड के अंदर। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में, यानी कि हर्ट्ज में दर्शाई जाती है। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि 10 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, ठीक है, याद रखिएगा। लार्जर द एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा आयाम होगा किसी वाइब्रेशन का, उतना तेज, उतनी ऊंची वो आवाज होगी, उतनी लाउड हमें साउंड सुनाई देगी। तो लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, लार्जर इज द साउंड, और द लाउडर इज द साउंड, और इंटेंस इज द साउंड। कह सकते हैं जितना ज्यादा आयाम होता है किसी कंपन का, उतना ज्यादा कंपन में क्या होता है? लाउडनेस, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। हम बहुत तेज आवाज हमें लगेगी, बहुत ऊंची आवाज हमें सुनाई देगी। लाउडनेस यानी कि हम कह सकते हैं ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर कर रही है? आयाम पर निर्भर कर रही है। हायर द फ्रीक्वेंसी, देखो आयाम से हमारी लाउडनेस डिपेंड कर रही है, और फ्रीक्वेंसी से डिपेंड कर रही है पिच, जिसको हमने तारत्व पढ़ा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, उतना ज्यादा पिच होगी और श्रिल होगा साउंड, उतना बारीक बोल सकते हो, पतला बोल सकते हो, ठीक है, उतना श्रिल साउंड आपको सुनाई देगा, उतनी आवाज आपके कानों में चुभने वाली ज्यादा होगी, आप ऐसे समझ सकते हो उसको, ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, अब ऐसी ध्वनि जो हमारे आसपास में हमें अनप्लीजेंट यानी कि अच्छी नहीं लग रही है, हमें डिस्कम्फर्ट फील करा रही है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ रही है, उसको सुन के बहुत गंदी, मतलब बहुत ऊंची आवाज है, बहुत तेज, जो हमारे सर दर्द कर रही है, ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या कह रहे हैं हम? अनप्लीजेंट साउंड, और इसी को हम नॉइज कहते हैं, इसी को हम शोर कहते हैं, ठीक है। ऐसी एक्सेसिव ध्वनिया, या मैं कह सकता हूं अनवांटेड, अनचाही ध्वनिया जो हमारे सराउंडिंग में है, वातावरण में है, ये क्या करती है? नॉइज पोल्यूशन। तो ये लीड करती है नॉइज पोल्यूशन की तरफ, हमें लेके जाती है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को ये क्या करती है?
दर्शाती हैं। तो ऐसी आप कह सकते हो ध्वनियां जो बहुत ज्यादा ऊंची हैं, प्रबल है, जो अनप्लीजेंट है, जो हमें सुननी भी नहीं, मतलब पसंद ही नहीं आती, चुभती है हमारे कानों में, सर दर्द होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे हमारा, ये साउंड नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन को क्या देती है, बढ़ावा देती है। नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग, और नॉइज पोल्यूशन से होगा क्या, जो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, उनको क्या होगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर होंगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन सारे बिंदुओं को, फटाफट से नोट डाउन करते हैं। नाउ अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए कुछ ना कुछ अटेम्प्ट तो लेने पड़ेंगे। अपने आप तो ये कम होने नहीं वाला, हम ही लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई नॉइज पोल्यूशन होता है, तो इस तरीके से आप ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर ना बजाएं, ऊंची आवाज में गाने ना बजाएं, टीवी ना चलाएं, या फिर बेसिकली ऐसे मतलब पटाखों के लिए भी बोलना पड़ेगा, फायर क्रैकर्स के लिए भी बोलना पड़ेगा, एक्सप्लोजन के लिए भी बोलना पड़ेगा। यानी कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा सो दैट नॉइज पोल्यूशन को कम किया जाए। देखो जीरो तो नहीं कर सकते बट रिड्यूस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है उन पर हमें साइलेंसर का उपयोग करना पड़ेगा। साइलेंसर की हेल्प से होगा क्या, इतनी तेज जो आवाज चल रही है उस आवाज को मिनिमाइज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है ना। तो साइलेंसिंग डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज में, इंडस्ट्रीज में, या हमारे घरों में जो उपकरण यूज होते हैं दिन रोजमर्रा की जिंदगी में, उनमें भी हमें कहीं ना कहीं साइलेंसर यानी कि आवाज को दबाने वाले, कम करने वाले उपकरण यूज करने पड़ेंगे। प्लांटेशन ऑन अ रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। जितने ज्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं उससे वायु प्रदूषण तो कंट्रोल होगा ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होगी, एंड फॉर साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्वनि को अवशोषित कर देंगे, ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि प्लांटेशन से हमें बहुत फायदा हो रहा है, पेड़ लगाने से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हमारी लिमिट हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, गर्मियां जो ऐसे पड़ रही हैं टेम्परेचर मेंटेन होने लगेगा, एंड फाइनली नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। तो प्लांटेशन से तो बहुत फायदा है। अगर आपके पास पेड़ लगा सकते हो तो पेड़ जितना ज्यादा हम लगाएं, लोगों को अवेयर करें इस बारे में, तो प्लांटेशन से होगा क्या, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो दीज आर समथिंग जो हमने इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली, विच इज अ मेन, आप कह सकते हो कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर का निष्कर्ष आपके सामने है। चलिए फटाफट से इन बिंदुओं को नोट करते हैं, देन अब इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास है। तो चलिए फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें सही उत्तर यहाँ पर ढूंढना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे पास है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो ध्वनि होती है वो किस किस में चल सकती है, केवल गैस में, सॉलिड यानी कि केवल ठोस पदार्थों में, लिक्विड ओनली यानी कि सिर्फ तरल तरल में, या सॉलिड लिक्विड गैस। तो साउंड को मीडियम चाहिए, और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ध्वनि को माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और माध्यम कुछ भी हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो माध्यम हमारे पास तीनों तरीके में से कुछ भी हो सकता है। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इनमें से किसकी आवाज में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमेन। तो देखो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी उसकी आवाज की पिच भी कम होगी। पिच कम किसकी होती है, तो पिच कम होती है मैन की, तो मैन की आवाज यहाँ पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखेगी। सबसे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाती तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पूछी जाएगी तो ए वुमेन, वुमेन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पिच भी वुमेन की आवाज की सबसे ज्यादा होगी, तारत्व ज्यादा होगा। तो याद रखना जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो एक मनुष्य, एक ह्यूमन बींग यानी कि एक पुरुष की जो बेसिकली बात करें तो पुरुष की आवाज सबसे कम तारत्व की होगी, इसीलिए वो थोड़ी सी कम श्रील होगी, थोड़ी भारी होगी, मोटी होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स, यानी कि टी का मतलब हो गया सत्य और एफ का मतलब हो गया असत्य।
तो आपको सत्य कथन और असत्य कथन के आगे टी और एफ लिखना है। टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, एफ मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य। तो सत्य असत्य के बारे में बात करनी है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की हम बात कर रहे हैं। जो गलत है उसके आगे हम गलत लिख देंगे, जो सही है उसके आगे हम सही लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साउंड ट्रैवल थ्रू है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड यानी कि ध्वनि, कैन नॉट यानी कि बिल्कुल नहीं चल सकता, ट्रैवल इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में। तो बात तो एकदम सही है, साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता, कहां पर, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो आई एम राइटिंग टी ओवर हियर। टी मतलब हो गया ट्रू, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार कंपन हुआ है एक सेकंड में, कितनी बार वाइब्रेशन हुई है एक सेकंड में। तो बच्चों नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और यहां पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है टाइम पीरियड, तो ये एक असत्य बात है। इसकी जगह यहां पर लिखना चाहिए था फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना चाहिए था कि एक सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या या एक सेकंड में होने वाली कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो यह हमारे पास एक असत्य कथन है। थर्ड कथन की बात करें, थर्ड बात की करें, सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल साउंड, दुर्बल ध्वनि। तो एम्पलीट्यूड बड़ा कर देंगे, अब मैं चिल्लाऊंगा तो आवाज भी तेजी आएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो ध्वनि की इंटेंसिटी ज्यादा, प्रबलता ज्यादा। तो चिल्लाऊंगा मतलब मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा आवाज का, ऊंची आवाज होगी, राइट। तो वहां पर फीबल थोड़ी होगा, उसमें तो हम यूं बोलेंगे हल्के बोलो, यानी कि दिस साउंड इज आ स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो या इंटेंस साउंड बोल सकते हो, बट फीबल इज, फीबल का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल, ठीक है। तो दुर्बल बल, तो दुर्बल ध्वनि नहीं होगी। अगर आयाम ध्वनि का ज्यादा है या वाइब्रेशन का आयाम ज्यादा है, कंपन का आयाम ज्यादा है, तो ध्वनि जो होगी प्रबल होगी। परंतु यहाँ पर कह रहा है अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो ध्वनि बहुत ही कम लाउड होगी, हल्की होगी। ऐसा नहीं है, जैसे मैं बोलूं हेलो और मैं बोलूं हेलो, तो आप समझ पा रहे होंगे जब मैं हेलो बोला तो मेरी एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मेरा साउंड भी ज्यादा था, राइट। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रबलता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती है या आयाम के वर्ग पर निर्भर करती है। फॉर ह्यूमंस एयर, यानी कि मानव कानों के लिए जो ऑडिबल रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल सही बात है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन पाएंगे, 20,000 से ज्यादा भी हम नहीं सुन पाएंगे। सुनने की हमारी रेंज ही यही है, परास यही है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन है भाई। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द पिच इज हाइयर। फिर से यहाँ पर क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम, आवृत्ति की जितनी कम, तारत्व उतना ज्यादा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, आवाज पतली और मोटी होने से तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। यानी कि हम कह सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी तो लोअर इज द पिच, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अनवांटेड, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे कान में दर्द हो रहा है, मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं उसे म्यूजिक कैसे बोल सकता हूँ, राइट। म्यूजिक बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे एंजॉय करना पड़ेगा, यानी कि जो साउंड में एंजॉय कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मजा आ रहा है, जिसको सुनने में और मजा आ रहा है, दैट इज समथिंग नोन एज म्यूजिक। तो ऐसा तो अनवांटेड है, अनचाहा, मुझे सुनना ही नहीं है, क्या सर दर्द है, हल्ला मचा रखा है, तो मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है हल्ले में, ठीक है। तो अनप्लीजेंट साउंड आप लोगों को शायद आता होगा मजा, है ना, हल्ला मचाने में, ठीक है। तो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। तो अगेन ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन है। एंड नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट। अगर नॉइज पोल्यूशन आया तो पार्शियल मतलब आप आंशिक रूप से सुनने की क्षमता खो देंगे, बिल्कुल बात तो एकदम सत्य है। पर टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, बट यहाँ पर ये कथन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि परमानेंट होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी पार्शियल भी हो सकता है। तो बिल्कुल ट्रू बात है भाई कि बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ी देर तक रहे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए सुन नहीं पाए, उसके बाद हम ठीक हो गए, वापस अपनी जगह पर आ गए। लेकिन यस, इससे हमें परमानेंट इफेक्ट भी होता है। तो नॉइज पोल्यूशन है तो बुरा ही, ठीक है। चलिए तो फटाफट की पॉइंट्स को नोट करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ है नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी कि हमें सही शब्द को रखना है इस रिक्त स्थान भरों में। टाइम पीरियड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक कंपन पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, तो एक कंपन पूरा होने में, ठीक है, एक कंपन पूरा होने में जो समय लगता है इसको हम टाइम कहते हैं। टाइम यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन, प्रबलता कैसे पता लगेगी साउंड की, तो बाय द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम से पता लगेगी, ठीक है, आयाम से हमें क्या पता लगेगा कि ध्वनि कितनी प्रबल है या कितनी दुर्बल है, एम्पलीट्यूड। चलिए, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है, हर्ट्ज, ऐसे लिखा जाता है, बड़ा एच छोटा सा जेड, ठीक है, जी, एच जी। अनवांटेड साउंड इज नोन एज, जो अनवांटेड अनचा है, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल मेरा सर दर्द कर रहा है, इसी को तो शोर कहते हैं, नॉइज, नॉइज। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, श्रिलनेस, आवाज कैसी श्रिल है, पतली सी है, चुभ रही है कान में, मोटी सी आवाज है, यानी कि बेसिकली मैं कहूं तो पतली मोटी, ऊंची नहीं, ऊंची मतलब तेज चिल्लाना, और कम तो वो तो दोनों लोग चिल्ला सकते हैं जिनकी आवाज मोटी है पतली है। तो बेसिकली श्रिलनेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से पता लगता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो चलिए, ये हमारे पास रिक्त स्थान है, फटाफट से नोट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके और आगे आने वाले प्रश्न की, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।